तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बुइया अपनी बहन से जाके मिल चुका था, जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी ईस्टर डिवाइन किंगडम के अंदर। तो इसीलिए बुइया उस शादी को रोकने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर बुइया को ये भी पता चलता है वो जो क्वीन है उसने कुछ बंदे को बंदी बना के रखा हुआ है उसी कोठे के पास। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए बुइया उस शराबी के साथ पता लगाने के लिए चला जाता है कि आखिरकार इन सब लोगों को बंदी बना के रखने का मतलब क्या है। कि तभी वहाँ पे क्वीन के भेजे हुए 2 सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो कि एक ही आंख वाले थे। और वो दोनों यहाँ पे पहुँचने के बाद बुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते दोनों के दोनों को खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बुइया जो था जिसको उसने मारा था उसकी लाश लाके एक जगह पे ठिकाने लगा देता है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। तो जिसके बाद वो उस जगह पे आके पहुँच चुका था जहाँ पे उसके खबर के मुताबिक काफी सारे लोगों को छुपा के रखा गया जिन्हें क्वीन ने छुपाया था। वो दोनों पहले झांक के देखते कि यहाँ पे कोई गार्ड तो नहीं है, और जब उन लोगों को वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है तो वो दोनों सीधा का सीधा अंदर जाके देखने लग जाते हैं यहाँ पे कौन लोग हैं और इन्हें क्यों पकड़ के रखा गया है। और जैसे ये लोग यहाँ पे आए थे अंदर जो लोग मौजूद थे तो वो इनसे कहने लग जाते हैं क्या तुम लोग क्वीन के द्वारा भेजे गए हो, क्या तुम्हें हमें यहाँ से जियान सेरेमनी में ले जाने के लिए आए हो, मुझे जल्दी से ले चलो क्योंकि हम उसी सेरेमनी में जाने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और ये सुनकर बुइया और वो शराबी काफी ज्यादा हैरान रह जाते कि आखिरकार ये जियान सेरेमनी किस चीज का नाम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बंदे कहने लग जाते हैं तो इसका मतलब तुम लोग क्वीन के द्वारा नहीं भेजे गए हो, तो वैसे भी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि क्वीन ने कहा कि यहाँ पे एक यंग मास्टर आएगा जो कि हम सबको यहाँ से उस सेरेमनी में ले जाएगा। तो फिर तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन हो। और फिर बाकी सारे लोग कहने लग जाते हैं हमने सुना है शहर में एक स्नेक टीम आया है जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेता है, तो हो सकता है वो स्नेक टीमन यहाँ पे अपना फेस बदल के आ गया हो। वो लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं, वही स्नेक टीमन हो ना, तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। भैया और शराबी एकदम हैरान रह जाते हैं और इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ये लोग कौन से यंग मास्टर की बात कर रहे हैं और कौन सी सेरेमनी चल रही है। और मैंने जिस एक आंख वाले बंदे को मारा है कहीं वो तो इनका यंग मास्टर नहीं था। तो वो सभी को समझाने लग जाते हैं हम लोग डीमन नहीं है, हम लोग तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, चलो हमारे साथ चलो। तो वो लोग कहने लग जाते हैं हमें कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, जो हमें जियान सेरेमनी में ले जाएगा हम उसी के साथ जाएंगे, तो इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो शराबी और बुइया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग इतना पागल क्यों है उस सेरेमनी के लिए, कि आखिरकार सेरेमनी में क्या होने वाला है। कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आने लग जाते हैं तो बुइया और शराबी वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। बुइया और शराबी आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये किस सेरेमनी की बात चल रही है और ऐसा लग रहा था कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग हो रही है। और इस सेरेमनी में जितने भी लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये तो मामूली लोग हैं जिनको कैद करके रखा गया। आखिर क्वीन इन मामूली लोगों का इस सेरेमनी में क्या इस्तेमाल करना चाह रही होगी। तो बुइया कह रहा था शराबी तुमने तो प्रिंसेस के कहने कुछ लोगों को छिपा के रखा हुआ था ताकि उनको सजा ना हो सके, तो क्या तुम एक बार मुझे वहाँ पे लेके चलोगे, जरा उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें इस सेरेमनी के बारे में पता है। जिस वजह से बुइया और वो शराबी जो था वो लोग उसी टेम्पल में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदों को बचा के रखा गया था। तभी क्वीन जो होती उसको यहाँ पे खबर मिल जाती कि जिस आंख वाले डीमंस को उसने भेजा था वो तो उसको मार ही नहीं पाए, उल्टा सुन दाऊजी ने मिलकर उसे ही मार दिया। और ये सुन क्वीन काफी ज्यादा भड़क चुकी थी, आखिर ये लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं और एक मामूली से बंदे को नहीं मार पाए। तो हाउ तियान जो था वो भी वहीं पे बैठा हुआ था जो कि क्वीन से कह रहा होता है लगता है ना हमें और भी खतरनाक बंदों की जरूरत है, क्योंकि जो प्लान हम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और हमारा ये प्लान काफी टाइम से चल रहा है और मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं देखना चाहता वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अगर सुन दाऊजी यहाँ पे मर गया तो स्वर्ण सेक्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे हमारा प्लान खराब हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्वीन कहती तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ना वो सुन दाऊजी और ना ही कोई और हमारे प्लान को गड़बड़ नहीं कर सकता। हम अपने प्लान में कैसे भी कामयाब होकर ही रहे और अगर सबसे बड़ा खतरा उसी सुन दाऊजी का है तो हम उसे मार भी देंगे।
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मेरा यकीन करिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो फिर हाउ त्यान कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दोगी। तो जहाँ पे हमें इनके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, एल्डर हाउ त्यान जो है वो बाहर से किसी खास तरह की दवा बनाया। जितने भी लोगों को इन सभी ने कैद करके रखा हुआ है उन सभी को बोल रहे हैं जियान सेरेमनी में जाने के लिए। तो उस सेरेमनी के अंदर जब सारे के सारे लोग आकर जमा हो जाएंगे तो उनको खास तरह की दवा दी जाएगी और वो दवा देते वो लोग किसी तरह के डीमन में बदल जाएंगे और मासूम लोगों को यहाँ पे डीमन में बदलने का प्लान बनाया जा रहा है। और मासूम लोगों को डीमन में बदलने के लिए यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है और यही प्लान हाउ त्यान और वो क्वीन मिलकर बना रहे हैं, जिसको फेल होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी वजह से जियान सेक्टर में लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिन भी लोगों को जियान सेरेमनी में बुलाया जा रहा है ना, उन सभी लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस सेरेमनी में जाने के बाद। तो इसीलिए लोग इतने ज्यादा तड़प रहे थे उस सेरेमनी में जाने के लिए ताकि उन सभी के ऊपर वो दवा टेस्ट करे। और मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं देखना चाहता, वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और अगर सुन ताऊ जी यहाँ पे मर गया तो स्वर्ण सेक्ट वाले यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिससे हमारा प्लान खराब हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्वीन कहती तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ना वो सुन ताऊ जी और ना ही कोई और हमारे प्लान को गड़बड़ नहीं कर सकता। हम अपने प्लान में कैसे भी कामयाब होकर ही रहेंगे और अगर सबसे बड़ा खतरा उसी सुन ताऊ जी का है तो हम उसे मार भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप मेरा यकीन करिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो फिर हाउ त्यान कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दोगी। तो जहाँ पे हमें इनके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, एल्डर हाउ त्यान जो है वो बाहर से किसी खास तरह की दवा बनाया। जितने भी लोगों को इन सभी ने कैद करके रखा हुआ है उन सभी को बोल रहे हैं जियान सेरेमनी में जाने के लिए। तो उस सेरेमनी के अंदर जब सारे के सारे लोग आकर जमा हो जाएंगे तो उनको खास तरह की दवा दी जाएगी और वो दवा देते वो लोग किसी तरह के डीमन में बदल जाए। और मासूम लोगों को डीमन में बदलने के लिए यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है और यही प्लान हाउ त्यान और वो क्वीन मिलकर बना रहे हैं, जिसको फेल होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी वजह से जियान सेक्टर में लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिन भी लोगों को जियान सेरेमनी में बुलाया जा रहा है ना, उन सभी लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस सेरेमनी में जाने के बाद। तो इसीलिए लोग इतने ज्यादा तड़प रहे थे उस सेरेमनी में जाने के लिए ताकि उन सभी के ऊपर वो दवा टेस्ट कर। उनको डीमन बनाने का मकसद क्या है ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और फिर उसके बाद भैया और वो शराब जब उस टेम्पल में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे झटका लग, जितने भी लोगों को यहाँ पे प्रिंसेस ने बचा के रखा था जहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। तो हो सकता है इन लोगों को खबर मिली हो तो ये लोग खुद ही उस सेरेमनी में जाने के लिए निकल गए ताकि उनका इलाज हो सके। या फिर क्वीन को पता चल गया हो कि कुछ लोगों को प्रिंसेस ने बंदी बना के रखा है, तो वो अपने साथियों के साथ उनको लेके यहाँ से चली गई और सबके ऊपर उस दवा का टेस्ट किया जाएगा। तो फिर भैया कहता है हमें उस सेरेमनी के अंदर जाना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जानने का कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद भैया और वो शराबी दोनों सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक करते हुए लाया जा रहा था और यहाँ पे कई सारे लोग आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा और मेरी सारी बीमारी खत्म होने वाली है, इसके बाद तो मुझे किसी भी चीज के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह की बातें करते वो लोग उसी सेरेमनी में जाने की कोशिश कर रहे थे और दूर खड़ा हुआ शराबी और भैया ये सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में इनका इलाज होगा यहाँ पे, और अगर इनका इलाज करने के लिए यहाँ पे लाया गया है तो हम तो बिना वजह इनके ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन भैया कहता है नहीं, इलाज करने के लिए ये लोग इतना एहसान उठाए, महल वाले कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो इसके बाद वो लोग उस सेरेमनी के अंदर ही आके बैठ जाते हैं ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो वो अपनी आंखों से देख सके। और जो कुछ गार्ड्स थे वो सारे लोगों को शांत कराते हुए उनसे कह रहे होते हैं एकदम शांत हो जाओ, हमारे मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं जो कि सबके सब लोगों को दवा देंगे जिससे आप लोग ठीक हो जाओगे। तो इसीलिए शोर मचाना सही बात नहीं है और जब उनकी दवा आप लोगों को मिलेगी ना तो आप लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे और फिर जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसी वजह से आप सभी लोगों को इस सेरेमनी में बुलाया गया है तो आप सब बेहतर जिंदगी के सपने देख सकते हैं
और इससे आप सभी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ जो भुइया का बंदर था वो चिकन चुराने की कोशिश करता है और ये चीज देखकर वो जो बंदर यहाँ पे आया हुआ था तो उसको लगता है कि यहाँ पे स्नेक डीमन आ गया। तो वहाँ पे अफरा तफरी मचने लग जाती, भागो भागो स्नेक डीमन आ गया। तो सेरेमनी के लोग अंदर आके यहाँ पे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मामूली सा बंदर है जो कि चिकन चुरा रहा है। वो लोग कहते हैं काट डालो इस बंदर को जिसने इस सेरेमनी में भंग डालने की कोशिश की। और फिर उसके बाद सभी लोग उस बंदर के पीछे पड़ जाते हैं और वो अपनी स्वर्ण से बंदर को मारने की कोशिश करते हैं, जो देखकर बंदर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे भुइया जो था वो अपनी स्टिक फेंक के मारता है, जिस वजह से सारे के सारे गार्ड वहाँ से उड़ के दूर फेंका चुके थे। तो जिससे उस बंदर की जान बच जाती है, वरना वो लोग तो बंदर को मार ही दिए होते। और ये देखकर गार्ड्स कहने लग जाते हैं कौन है यहाँ, किसने हमारे ऊपर हमला किया, कौन इस बंदर को बचाना चाहता है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे इस रिचुअल के अंदर भंग डालने की कोशिश की। और जब उनकी नजर भुइया के ऊपर जाती है कि भुइया यहाँ पे उसी बंदर का मालिक है, तो वो लोग भुइया से कहने लग जाते हैं इज्जत से तू इस बंदर को हमारे हवाले कर दे, भला तो यहाँ पे बचेगा नहीं। बंदर तो यहाँ पे कुछ गार्ड्स के ऊपर आता है और यहाँ पे ऐसा फाट करता है कि उसकी स्मेल सुनकर क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे मौत के घाट उतर चुके थे, ऐसी भयंकर स्मेल थी, इससे वो पागल होते ही मर गया। इसके बाद वो सभी कहने लग जाते हैं इस बंदर ने हवा छोड़कर किसी को मार दिया, ये तो बहुत ही जहरीला बंदर है, मार दो इसको। फिर भुइया कहता है मेरा जो बंदर है कोई शैतान नहीं है, ये मामूली सा बंदर है और अगर इसको कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर गार्ड्स कहते हैं अच्छा तो तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे तेरे बंदर के यहीं पे जान से मार दिया जाएगा। और सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं भुइया और उसके बंदर को उन दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार सके। और जैसे वो लोग भुइया के ऊपर अटैक क्या करते और भुइया जैसे ही अपनी पावर को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है कि जितने भी गार्ड्स थे वहाँ से उड़कर दूर फेंका चुके थे और सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बस भुइया की थोड़ी सी पावर का यूज करने की वजह से। और ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा है तो है कौन और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सभी लोगों की पाट लगा के रखती है। वो गार्ड से दोबारा यहाँ पे भुइया के ऊपर हमला क्या कर पाते कि उससे पहले वहाँ पे हाउ तियान आने लग जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री मार रहा था। और उसके सारे लोग देख के कहने लग जाते हैं मास्टर आ गए, मास्टर आ, वो हमको यहाँ पे दबा देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। और सभी लोग यहाँ पे हाउ तियान के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। फिर शराबी जो था वो भुइया से कहने लग जाता है ये वही बंदा है ना जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था, या एक अल्केमिस्ट भी है। और जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे थे ना कि उनका यहाँ पे इलाज करने के लिए बुलाया गया है ना, तो उनकी कही हुई बात सच हो सकती है। तो हो सकता है कि सारे लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए बुलाया गया हो और हम बिना वजह इतने अच्छे लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं। लेकिन भुइया कहता है ये लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी करने वाले। तो शराबी कहता है क्वीन जो है ना वो तो सबसे अच्छी इंसान निकली जो कि सभी के बारे में भला सोच रही है, इसीलिए अब हमें यहाँ पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन भुइया अभी भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, का मन मान ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि भुइया इन लोगों के नस नस से वाकिफ है कि ये लोग इतने घटिया किस्म के इंसान है, तो लोगों के बारे में भला सोचना इनके बस की बात नहीं है। तो पूरा का पूरा रिचुअल जो सेरेमनी होने वाली है वो देखने के लिए यहाँ पे रुक जाता है और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर हाउ तियान सारे लोगों से कह रहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं, चाहे एक मामूली सा बंदा है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता और जो डीमन है वो तो पहले ही मर गया, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। तो बेफिक्र रह यहाँ पे सेरेमनी का आयोजन करते क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और अगर हमने सही टाइम पे इसको नहीं किया तो सेरेमनी खराब हो जाएगी। इसके बाद जो हाउ तियान था वो अपने तालिस्मान की मदद पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया कि हाउ तियान भुइया और शराबी के एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि यहाँ पे जो होने वाला है उसका असर उन दोनों पे ना हो। और सभी लोग यहाँ पे चिल्ला के खुशी से कहने लग जाते हैं अरे वाह हमारी बीमारी ठीक हो रही, किसी के हाथ टूटे हुए थे और किसी को भयंकर बीमारी, वो सभी यहाँ पे ठीक होने लगते हैं, जिस वजह से सारे के सारे लोग जय जयकार करने लग जाते हैं कि मास्टर ने यहाँ पर आकर हमें ठीक कर दी। और ये सेरेमनी तो बिल्कुल वैसी ही थी, हम लोग तो यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। और जो गार्ड्स थे वो यहाँ पे भुइया के पास भी आते और उसको एक खास पिल देते हुए कहते हैं कि मास्टर हाउ तियान ने खास आपके लिए भेजा है और अगर आप इस पिल को खाते तो ये आपकी पावर को इंक्रीज करने के लिए काम आएगा। ये बॉडी क्लींजिंग पिल है, जिस तरह की पिल मास्टर हाउ तियान ने आपको दिया है बाकी सारे लोगों को इसी तरह की अलग अलग पिल दी जा रही थी और सारे लोग वो पिल खा के ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन भुइया जब यहाँ पे उस पिल को देखता है तो वो सोचने लग जाता है क्या ये पिल मेरी सारी बीमारियों को ठीक कर देगी, तो इसका पता लगाने का तरीका तो
तो सिर्फ एक ही कि इस पिल को खा के देखा जाए। इसके बाद वो शराबी को पिल देते हुए कहता है लो इसको खाओ और देखो तेरे अंदर क्या होता है। लेकिन शराबी कहता है नहीं नहीं भाई मुझे मत दे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसी बेकार की चीजें नहीं खानी। और अगर ऐसा हो गया कि अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ गया तो। लेकिन भैया को तो जानना ही था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो हिम्मत करते हुए उस पिल को खा लेता है और जैसे उसने उस पिल को खाया था कि उसकी पावर बढ़ने लग जाती है। उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर काफी अच्छी तरह से बूस्ट हुई और सच में जैसा खाया था उसकी पावर तुरंत ही बढ़ने लग जाती है। उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर काफी अच्छी तरीके से बूस्ट हुई थी और सच में जैसा कहा गया था उसी तरह का फायदा कर रही थी ये पिल। फिर हाउ तियान जो था वो अपने मन में कह रहा था भैया मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ और मैं तुम्हारे सामने अपना सारा प्लान रिवील कर दूंगा। और उसने जो भैया को पिल दिया था वो पिल बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन जो बाकियों को पिल गई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन भैया अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ये लोग मुझे यकीन दिला के ही रहेंगे कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही नहीं, जिस वजह से उसे यकीन हो जाता है मैंने बिना वजह शक किया इस सेरेमनी के ऊपर। इस शराबी की बात तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखना, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पिल खाई है ना उनके ऊपर तुम चुपके से नजर रखने की कोशिश करोगे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पिल खाने के बाद उनके पास आज नहीं तो कल कोई ना कोई असर तो करेगा ही, तो इसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। तो जिन लोगों ने पिल खाई है ना उसकी खबर ला के मुझे देते रहना। तो इस बात को शराबी मान चुका था और ये देखकर हाउ तियान काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान अब सफल होता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे भैया और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने उस पिल को खाया था। वो उस पिल को खाते साथ ही एक बहुत ही भयंकर डीमन में बदल जाता है। इसके बाद इंसान और जानवर जो भी उसको नजर आता है उन सभी को पागलों की तरह खाने लग गया था। और यही तो असल में प्लान था हाउ तियान का, जिसमें वो कामयाब होता हुआ नजर आया था। और दूसरी तरफ हम ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ के ही किंग के साथ शादी करवाने के लिए भैया के बहन की बात चल रही है। वहाँ पे एक बंदा था जो कि विजर्ड होता है, यानी कि वो एक जादूगर था। वो जादूगर जो था वो किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा था। वो अलग अलग तरह के एक के बाद एक करते हुए स्पेल्स पढ़ने लग गया था। हेवन और अर्थ एक साथ हो जाओ और आओ हमारी मदद करो, हमें हमारे प्लान में कामयाब करो और जिस चीज की हम तलाश में है उसे हासिल करने में हमें आपका साथ चाहिए, जिसकी मदद से हमारे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो ये काम कर रहा था कि वहाँ पर एक बॉन्डर क्रिएट होने लग जाता और वो और किसी तरह के पिल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो पिल आसपास के लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए बन रहा होता है। ये पिल था क्या और ये किस तरह से काम आता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता, लेकिन ये जो भी था वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और देखते देखते वो पिल काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो जो जादूगर था वो अपने कुछ खास साथियों से कहता है टाइम आ चुका है, जाओ और भैया की बहन को यहाँ पे तुरंत लेके आओ, क्योंकि अगर हमने ये रिचुअल सही टाइम पे नहीं किया ना तो हम सबका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। हमें उस भैया की बहन की पावर चाहिए जो कि उसके अंदर खास तरह से मौजूद है और वो पावर दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की के पास है जो कि भैया की बहन है, उसी के पास पावर है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे लेके आओ। तो अगर हम उसकी पावर डेस्टिनी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इंस्टेंट डिवाइन किंगडम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो इतना खतरनाक हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। तो वहाँ पे कुछ सिपाही मौजूद थे जो कि इंस्टेंट डिवाइन किंगडम के खास सिपाही होते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं बिल्कुल ठीक है, हम जाते और भैया की बहन को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हमारा इंस्टेंट डिवाइन किंगडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। यानी कि जो शादी करवाई जा रही थी उस किंग को भी यहाँ पे भैया की बहन पसंद नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करने के लिए उसकी शादी यहाँ पे करवाई जा रही थी ताकि उसको यहाँ पे लाने के बाद पावर ऑफ डेस्टिनी की मदद से ये लोग इस रिचुअल को पूरा करेंगे जिसमें पता है कि भैया की बहन की जान चली जाएगी। तो अब यहाँ पर भैया अपनी बहन को किस तरह से बचाता है, वो उसको बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है वो हमें नहीं बताया जाता, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कई सारे लोगों को किसी खास तरह की सेरेमनी में ले जाया जा रहा था। भैया ये देख के हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिरकार इतने सारे लोगों को सेरेमनी में क्यों ले जाया जा रहा है। इसीलिए वो सेरेमनी में जाने का डिसाइड करता है। वो जैसे ही वहाँ पे आया था उसको तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोगों को किसी तरह की पील दी जा रही है और उसकी मदद से उन लोगों को यहाँ पर किसी तरह के डीमन में बदल दिया जाएगा। न जाने उनके
साथ क्या किया जाए ये हमें अभी नहीं बताया जाता। तो उसी के साथ साथ ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के अंदर वो जो बुइया की बहन है उसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो लोग किसी तरह का रिचुअल को पूरा कर रहे थे और रिचुअल को पूरा करने के लिए बुइया के बहन की पावर लगेगी। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग अपने डेली के काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पे तूफान आ रहा है। और ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे होने क्या वाला है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज अचानक से यहाँ पे मौसम कैसे बदल गया। कि तभी देखते ही देखते वहाँ पे आता है ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस, और यही वो इंसान था जिसकी शादी होने वाली है बुइया की बहन से। वो उसी को लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, ताकि वो बुइया को अपने साथ ले जाकर पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल कर सके, जिस वजह से उनका ईस्टर्न डिवाइन किंगडम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और सारे लोग ये देखकर कहने लग जाते हैं ये बात तो बिल्कुल सच हो गई, बुइया के बहन की शादी अब इसके साथ होने वाली है। हमें तो लगा था कि ये पहले से अफवाह है, लेकिन आज तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं ये लोग तो चोर जैसे दिख रहे हैं, मानो कि ये लोग डाकू हो, और ऐसे कैसे प्रिंसेस बुइया की शादी इनके साथ करा दी जाएगी। और ये सुनकर उस ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उस बेचारे की वहीं पे जान ले लेते हैं। तो हमसे बदतमीजी से बात करेगा तो तेरा यही अंजाम होगा। इसके बाद वो जो प्रिंस था वो महल के अंदर आ जाता है और सभी से कहने लग जाता है कहाँ है बाकी सारे लोग, और कोई मेरे स्वागत में आकर खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो महल के अंदर एक एल्डर मौजूद था जो उस प्रिंस से कहने लग जाता है आप फिक्र मत करिए, हमें नहीं पता था कि आप अचानक से यहाँ पे आ जाओगे, इसलिए कोई तैयारी नहीं की गई, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सभी के सभी लोग आते होंगे। और ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो बड़े गुस्से के साथ यहाँ पे सभी को आने का इंतजार करता है, ताकि जुआन हाउ और वो जो किंग है और वो क्वीन यहाँ पे आ जाएगी, तो उससे परमिशन लेकर वो बुइया को अपने साथ ले जाएगा। ये तभी वहाँ पे जुआन हाउ और वो जो किंग थी वहाँ पर आकर दोनों पहुँच जाते हैं, और वो कहने लगता है अरे वाह तुम इतनी जल्दी आ गए, और एक बढ़िया सी पार्टी का आयोजन करते हैं। और वो प्रिंस कहता है कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे बुइया चाहिए, तो मैं उससे ही मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, उसको बुला दो यहाँ पर। इसीलिए सभी के सभी लोग बुइया को बुलाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके बुलाने से पहले खुद ही बुइया यहाँ पे आ जाती है, और उसे देखकर वो प्रिंस कह रहा था अरे वाह क्या कमाल की दिखती है, इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है ना, पहले तो मैं इसके मजे लूंगा, फिर मैं इसके पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करूंगा, बड़ा ही मजा आएगा। और वो उससे कहता है तुम अपना सामान पैक करो और हमें चलना है, हम और ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते। और ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो शादी की डेट तो एक हफ्ते बाद की थी, तो तुम यहाँ पे अभी बुइया को कैसे ले जा सकते हो, हमने तो कोई तैयारियां भी नहीं की है। तो फिर प्रिंस कहता है क्या हुआ, किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैंने कह दिया ना कि मैं अपने साथ बुइया को अभी लेके जाऊंगा, तो सारी बातें खत्म हो गई, और अगर किसी को कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर बात करे। और वो जो लड़की थी जो हमेशा बुइया को साथ रहती है वो उन लोगों से कहने की कोशिश करती है देखो शादी की तैयारियां अभी एक हफ्ते बाद की थी, तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो आप अचानक से उनको नहीं ले जा सकते। और ये सुनकर प्रिंस के साथ आया हुआ एक कमांडर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई एक दासी होकर हमारे बीच में बात करने की। वो अपनी कुल्हाड़ी लिए जैसे ही सीधा दासी को मारने वाला था कि तभी वहाँ पे बुइया आकर पहुँच जाता है, जिसने अपने स्टिक की मदद से उस कमांडर को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक दिया था। और ये देखकर सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तू है कौन, तेरा कल्टीवेशन ले बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल का, तो तू यहाँ पे करने के लिए क्या आया है, तो अंदर तुझे किसने आने दिया। तो बुइया कहता है मैं एक नेशन इंस्पेक्टर हूँ, वो भी स्वर्ण सेक्टर का, इसीलिए तू मुझसे इज्जत से बात कर, वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो जुआन हाउ और भी ज्यादा परेशान हो गया था, अरे ये घटिया इंसान यहाँ पे कैसे आ गया, ये तो हर जगह आके खड़ा हो जाता है। ये सुन ताऊ जी तो एकदम मुसीबत की तरह पड़ा हुआ है पीछे, और कोई भी काम ढंग से करने ही नहीं देता, हर काम के बीच में आ जाता है, और अभी यहाँ पर आकर मेरा प्लान खराब ना कर दे। फिर जो प्रिंस था वो यहाँ पे बुइया से कहने लग जाता है तू तो बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे, तू बन गया नेशन इंस्पेक्टर, या तेरे स्वर्ण सेक्टर में बंदों की कमी थी, या फिर उन लोगों ने नशा फूक तुझे वहाँ का नेशन इंस्पेक्टर बना दिया, क्योंकि तू किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि तू नेशन इंस्पेक्टर हो। तो बुइया एकदम गुस्से में यहाँ पे कहता है तुझ जैसा चोर की शक्ल का इंसान ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस बन सकता है, तो मुझ जैसा पावरफुल बंदा एक नेशन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता क्या। और ये सुनकर उस प्रिंस के दिमाग में आग लग जाती है, और वो कहता है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। और वो कमांडर अपनी कुल्हाड़ी लिए सीधा बुइया की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो यहाँ पे बुइया की जान ले सके। और वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक बहुत ही भयंकर अटैक बुइया को देकर मारने ही वाला था कि बुइया ने अपनी स्टिक की मदद से
से उस कमांडर के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि उस कमांडर की हड्डी टूट गई थी और उसकी हालत एकदम बुरी तरह से खराब हो जाती है। और वो जो प्रिंस था वो एकदम भड़क चुका था कि मैं अब यहाँ पे इस भैया को नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरा प्लान बिगाड़ने की कोशिश करने की। और वो जैसे ही भैया को मारने वाला था कि उसके साथ आई हुई जो लड़की थी वो प्रिंस को रोक लेती है और वो कहती है हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं ना, हमें वो काम सबसे पहले करना चाहिए, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, वैसे भी ये तो मरने वाला है। और ये सुनकर वो प्रिंस अपना गुस्सा शांत करता है और वो क्वीन से कहता है चलो देखो कल तक का टाइम दिया तुम लोगों को और सारी तैयारियां आज रात को करो और कल सुबह होते ही मैं भैया को अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर किसी ने भी इस चीज के लिए मना किया ना तो भूल जाना कि हमारी पहले क्या डील हुई थी और भैया के बदले हम हमारी दुश्मनी को खत्म करेंगे। और अगर भैया हमारे साथ नहीं जाती है तो हमारी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी जो कि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या आगे करना है इसके बारे में तुम अपना सोच लो। तो फिर जुआन हाउ कहता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे उस भैया को तैयार कर देता हूँ और ये सुबह होते ही आपके साथ चली जाएगी। आप कोई काम दे और वो काम पूरा ना हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो भैया जो थी वो यहाँ पे जुआन हाउ से कहने लग जाती है आप तो थोड़ा मेरे बारे में सोचिए, इतने जल्दी मेरी शादी की डेट नजदीक आ गई है, मैं इतने जल्दी शादी नहीं कर सकती, कम से कम थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए मुझे और आप अपना ये ऑर्डर वापस ले लीजिए, मैं कल नहीं जाने वाली इसके साथ। फिर वो जो प्रिंस था वो यहाँ पे कहने लग जाता है क्यों क्या हुआ, कोई नया बंदा फंसा के रखा है क्या जिसके साथ कल सुबह होते ही तुम भागने की प्लानिंग में थी कि तभी तुम इतने नखरे कर रही हो आज नहीं जाने के लिए। क्या मैं सच कह रहा हूँ ना, यही तो था ना तुम्हारा प्लान। और ये सुनकर भैया कहने लग जाती है देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भागने की तैयारी में नहीं हूँ, बल्कि ये हमारी इस फैमिली के रिस्पेक्ट का मामला है क्योंकि एक शुभ दिन निकाला गया था और उसके साथ शुभ टाइम निकाला गया था शादी का। लेकिन अब यहाँ पे इन सारी चीजों को तोड़कर बीच में अचानक से शादी करना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, इसीलिए आप मेरी बात समझिए। तो इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि मैं अभी यह शादी नहीं कर सकती। लेकिन प्रिंस कहता है मुझे शुभ दिन से कोई मतलब नहीं है और अगर कल तुम मेरे साथ नहीं आई ना तो परसों के दिन ये महल यहाँ पे रहेगा ही नहीं, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। जुआन हाउ एकदम ज्यादा डर चुका था, अरे भाई ये क्या हो गया, नहीं नहीं प्रिंस आप ऐसा मत करना। फिर जुआन हाउ भैया से कहता है देखो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, तुमने ना सुन ताऊ जी को अपनी बातों में फंसा लिया तो अब लगता है ना वो तुमसे प्यार करने लगा तो और तुम उसके साथ भागने की प्लानिंग में हो। लेकिन देखो तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुमको इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुमने बहुत ही ज्यादा धोखेबाजी की लेकिन अब तुम्हारी धोखेबाजी सामने आ गई तो अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। आखिरकार तुम इतनी कैरेक्टरलेस लड़की कैसे हो सकती हो, घर आए हुए बंदे के साथ तुम कुछ छर्रे उड़ाने लग जाओ, क्या तुम ये सब करके बच जाओगी और तुम हमारे राज सिंहासन के ऊपर कब्जा कर लोगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सुनकर भैया यहाँ पे बीच में आके कहता है जो तुमने बात कही ना मेरे दिल में ऐसा कभी कभी ख्याल आता है कि प्रिंसेस भुइयो बहुत अच्छी है, मैंने प्रिंसेस भुइयो को अपने दिल में बसा के रखा है। वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कह दी क्योंकि उसकी बहन वैसे भी भुइया की बहन है तो उसके लिए उसके दिल में जगह तो होगी। तो फिर ये सुनकर जुआन हाउ कहता है नहीं नहीं सुन ताऊ जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो क्योंकि मैं इस चीज पे कभी एग्री नहीं करूँगा। भुइयो की शादी तुमसे कैसे हो सकती है, उसकी शादी तो मैंने कहीं और फिक्स कर दी तो इसीलिए तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। लेकिन भैया कहता नहीं मैंने तो अपना मन बना लिया। इसके बाद वो भैया को अपने साथ ले जाने लग जाता है। जुआन हाउ एकदम पागल हो गया, हर बार ये मेरे प्लान के बीच में आ जाता है, मैं करूँ भी तो करूँ क्या, इसको मारने की कोशिश करता हूँ तो ये मरता भी नहीं है, ये तो बड़ा ही अड़ियल किस्म का बंदा है, ये तो हमारे सारे प्लान की फाट लगा के रखा हुआ है। तो वो कहता है क्वीन माँ आप ही बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा तो सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भुइयो ना भाग जाएगी कल सुबह होते ही, तो इसलिए हमें उसका क्या करना चाहिए। तो क्वीन कहती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो कहीं भी नहीं भागेगी क्योंकि अभी भी उसके फैमिली के कुछ बंदे हमारे कब्जे में हैं और उनको छोड़कर वो कैसे जा सकती है। ऊपर से ये महल भी तो उसी का है ना और यहाँ का राज सिंहासन जो कि उसके भाई भैया को मिलता है और वो कैसे ऐसे इतने सालों का बदला छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगी। तुम फिक्र मत करो वो कहीं नहीं जाने वाली। और ये सुनकर जुआन हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हाउ तियान जो था वो क्वीन के पास आकर कहता है हमने जो कल सेरेमनी रखी थी ना जिसमें हम लोगों को डीमन बनाने वाले थे ना उसमें सुन दाऊ जी आया था और मुझे लगता है ना कि उसने उसमें कुछ गड़बड़ी महसूस की है और उसको हमारे ऊपर शक हो गया और अगर ऐसे ही हमारे ऊपर शक बढ़ता रहा ना तो हमारा सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर एकदम सावधानी से नजर रखना पड़ेगा और अगर उसके ऊपर 1% का भी शक आता है ना तो हम बिना किसी झिझक सीधा का सीधा उसे भयंकर मौत मार देंगे। तो हम नहीं चाहते भैया हमारे प्लान में 1% की भी गड़बड़ी करे, तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे उसकी जान ही ले। तो फिर
क्वीन कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर उस सुन दाओ जी को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ हम उसे ईस्टर डिवाइन किंगडम के प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पे वो जो उसके साथ आई हुई लड़की थी वो उसके साथ मजे कर रहा था। वो उससे कह रहा था तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, मैंने आज भैया को पहली बार देखा, वो भी उतनी बुरी नहीं है, वो भी बड़ी सुंदर सी लड़की, लेकिन वो तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है और तुम्हारे जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, तुम तो कितनी ही प्यारी हो और तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है और इसलिए तुम जो भी कहोगी तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की कहती अगर उस भैया ने तुम्हारे साथ कल जाने से मना कर दिया तो तुम उसका क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि वो कल जाने वाली, मुझे कल उसकी बातों से पता चल गया। तो प्रिंस कहता है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जाती या फिर नहीं जाती मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, मैंने शादी उसको जिंदगी भर संभालने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करते हुए इस सेट को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कर रहा हूँ। एक बार अगर उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी मुझे मिल जाए ना तो उसके बाद वो मर जाए मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हाथों से उसको मार दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती ये तो टाइम ही बताएगा तुम कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, अब तुम यहाँ पर मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ पे भूख लगी, मुझे कुछ खाने के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ कुछ इंसानों को ढूंढने के लिए ताकि मैं उनको पकड़ के खा सकूं। लगता है कि ये भी कोई डीमन है जो कि इंसान को पकड़ के खाने का काम करती है। इसके बाद वो लड़की अपने कई सारे साथियों के साथ उसी बाजार के अंदर आ जाती है ताकि यहाँ पे वो अपना शिकार ढूंढ सके। इसके बाद वो उन लोगों को खा जाएगी। इसके बाद उस कमांडर यहाँ पे एक कोठा दिखाई देता है जहाँ पे कई सारी लड़कियां कस्टमर को बुला रही थी। तो वो लोग कहते हैं हम तो उस तरफ जाएंगे, हमें खाने से मतलब नहीं, हमारे लिए यही खाना है, हम तो इन लड़कियों को खाने जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना या हमारा प्लान फेल हुआ तुम लोगों की वजह से तो वो इंसान मेरे ही हाथों मर जाएगा, इसलिए जो करना है जहाँ जाना है बड़ी ही सावधानी के साथ जाना। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। जिसके बाद वो लड़की कहती ठीक है। फिर उस लड़की के सामने एक बंदा दिखाई देता है जिसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी और वो बंदा उस लड़की को देखकर कहता है अरे वाह क्या गजब की लड़की, मैं तो तुझे जाने नहीं दूंगा। वो सीधा जाके उस लड़की को टच करने की कोशिश कर, लेकिन वो उसको टच क्या कर पाती कि वो लड़की सीधा अपने दांतों की मदद से उसको ऐसा काट कर उसका खून पी जाती है। उस जगह पे उस बंदे की मौत हो चुकी थी, वो बंदा यहाँ पे मारा गया। ये बड़ी खतरनाक लड़की लग रही थी और एक बंदे को मारने से तो उसका मन नहीं भरता, तो वो अपने कई सारे शिकारों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती ताकि वो और बंदों को अपना शिकार बना सके। तभी वहीं पे भैया जो था वो बाजार में शराबी के साथ घूम रहा था। तो शराबी यहाँ पे भैया से कह रहा था भैया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे, वो लोग कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते और हम उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, हम तो उनकी वाट लगा देंगे। लेकिन भैया कहता है मुझे उनकी टेंशन नहीं है, मुझे उनके साथ वो जो आई हुई लड़की है ना वो बड़ी अजीब सी थी और उसके पास साथ लगता है कि उसके पास डिमोनिक कल्टीवेट वही यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर सकती है। तो मैं उसी लड़की को यहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उसका काम तमाम कर दूं ताकि वो आगे कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएगी। तभी भैया को अजीब सी पावर का एहसास होता है, तभी वो उसी पावर का पीछा करते हुए उसके पीछे निकल चुका था। वो जैसे ही वहाँ पे आया था उसको एक बंदा दिखाई देता है जो कि पूरी तरीके से मर चुका था और काफी बेरहमी से उसको मार सारा का सारा खून पी लिया गया होता है। और ये देखकर भैया काफी ज्यादा हैरान था, आखिर इतनी बुरी तरीके से कौन इसको मार सकता है। और मेरा शक बिल्कुल सही जा रहा है, ये बिल्कुल वही लड़की हो जो कि उस प्रिंस के साथ आई हुई थी, उसने ही यहाँ पे इस बंदे को बड़ी बेरहमी के साथ यहाँ पे मार दिया और इसका सारा का सारा खून पी लिया। वो लड़की यहाँ आसपास ही हो, लेकिन भैया यहाँ पे कुछ कर पाता, वो उस लड़की को ढूंढ क्या पाता कि तभी उसके पीछे से उस कमांडर का अटैक आके भैया को लगता है, लेकिन भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से यहाँ पे बच चुका था। कि तभी वो कमांडर कहता है अरे वाह लगता है तू इस बार यहाँ पे अकेला, उस टाइम तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा, मैं तो नेशन इंस्पेक्टर हूँ, मैं अभी तेरी सारी इंस्पेक्टर गिरी अभी निकालता, तू आज यहाँ पे नहीं बचेगा, आज यहाँ पे तेरी जान ले ली जाएगी। और वो फिर उसके बाद एक जोरदार आवाज लगाते हुए उसके जितने भी साथी थे उन सभी को एक के बाद एक करते हुए वहाँ पे बुला लेता है ताकि सारे के सारे लोग मिलकर भैया की यहाँ पे जान ले सके। और वो भैया से कह रहा भैया तू अपनी खैर बना के रख, तू यहाँ पे नहीं बचने वाला, तू यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत मरेगा। लेकिन भैया को उनसे क्या ही फर्क पड़ता, वो तो अपने मन में कह रहा चलो मेरे स्टिक के लिए कुछ नए शिकार आकर पहुँच गए, अब मैं अपनी स्टिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी का यहाँ पे पार्ट लगा दूं। फिर वहाँ पे वो सारे के सारे बंदे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए भैया के ऊपर अटैक करने वाले थे। उन्होंने भैया को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो लोग भैया के ऊपर अटैक करने वाले थे कि भैया अपनी स्टिक निकालता और अपनी स्टिक निकालते ही उनसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ईस्टर डिवाइन किंगडम का प्रिंस था वो महल के अंदर आ चुका था क्योंकि उसको अपना रिचुअल पूरा करने के लिए पुयू की जरूरत थी। तो वो उसी को लेने के लिए यहाँ पे आया होता है, लेकिन पुयू उसके साथ जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि शादी में अभी 1 हफ्ते बाकी है और अचानक से आकर उसे एक ही दिन के अंदर ले जाएगा। ऐसा पुयू नहीं होने दे सकती क्योंकि सारा प्लान खराब हो जाएगा जो कि उसने भैया के साथ मिलकर बनाया है दुश्मनों की वाट लगाने का। लेकिन वो जो प्रिंस था वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि कल सुबह मैं दोबारा आऊंगा और अगर तुम कल चलने के लिए तैयार नहीं हुई तब देखना कैसी तबाही आती है। उसके बाद में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर युआन और बाकी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब हम करे तो करे क्या। वो लोग उसे भैया को सौंपने के लिए कल ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भैया जब दुश्मनों को ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पे जो बदमाश लोग थे उसको घेर लेते। उसी प्रिंस का जो कमांडर था वो यहाँ पर आकर अपने साथियों के साथ भैया से कहता है पिछली बार जब तू फाइट करने के लिए आया था ना तो उस टाइम मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और प्रिंस ने मुझे फाइट करने से मना कर दिया था। इसी वजह से मैं उस टाइम तेरी जान नहीं ले पाया, पर अब नहीं, अब मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। जरा नजर घुमाकर अपने चारों तरफ देख, मेरे सारे साथियों ने तुझको चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, आज तू बचेगा नहीं, आज तू बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। और वो अपने एक साथी से कहता है जा और इस भैया पे हमला कर और इसकी जान ले ले। ये सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा घबरा चुका था। क्या अकेले में जाऊँ इसको मारने के लिए? तुम्हें नहीं लगता ये अकेले जाने में खतरे से खाली होगा? लेकिन कमांडर के चिल्लाने पर वो बंदा और वे साथियों को लेकर एक साथ भैया के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। लेकिन भैया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्टिक लेता है और स्टिक को घुमाते हुए वहाँ पे तैयार। वो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनसे लड़ने के लिए और देखते देखते एक के बाद एक करते हुए सभी लोग एक साथ वहाँ पर एक खास तरह का फॉर्मेशन बना लेते हैं। जो फॉर्मेशन के अंदर से पावर बाहर निकलकर भैया के ऊपर अटैक कर रही थी। इस वजह से वो लोग वहाँ पर भैया की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भैया कहता है तुम्हारी एक घटिया सी ट्रिक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे हरा लोगे? सपने में भी तुमने मेरी पावर अभी तक देखी कहाँ है। तो वो जैसे ही यहाँ पर अपना पैर जमीन पर मारता है कि वहाँ पे ऐसा धमाका हुआ था जिस वजह से सारे के सारे लोग वहाँ से उड़कर दूर फेंका जाते हैं। वहाँ पे जो भी फॉर्मेशन बना था वो खत्म हो चुका था, बस जमीन पे हल्का सा पैर रखने की वजह से। क्या कमाल का अटैक देकर मारा था भैया ने। और भैया यहाँ पे रुकता ही नहीं, वो जो कमांडर था वो उसके ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक दे के मारता है और एक भी अटैक यहाँ पर वो कमांडर जवाब दे ही नहीं पा रहा था और मार मार कर भैया ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जिस वजह से कमांडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो दोबारा से अटैक करने के लायक भी नहीं बचा था। वो यहाँ पे भैया से भीख मांगता है, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, तो प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दे, मैं दोबारा तेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करूँगा, बस तू मेरी जान यहाँ पे बख्श दे। बख्श तो दूर तेरी जान, पहले जा उससे माफी मंगवा के आ जिसकी अब तक तूने जान ली है। नहीं मांग सकता ना उनसे माफी क्योंकि वो लोग तो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। जितने भी लोगों को तूने मारा है ना और जितने लोगों की आत्माएं है ना वो तुम्हें बद्दुआ दे रही होगी, तो उनकी आत्माओं को शांति देना ये मेरा काम है। और इतना कहने के बाद वो उस कमांडर की वहाँ पे जान लेने वाला था क्योंकि जितने भी लोगों को इसने मारा है सभी की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन ऐसा हो पाता कि तभी वहाँ पे वही लड़की आके पहुँच जाती है जो कि प्रिंस के साथ रहती है और वो यहाँ पर आकर अपने कमांडर को बचा लेती है। और वो यहाँ पर भैया से कहती है देखो सुनदाऊ जी, अगर तुम यहाँ पर इस कमांडर को मारते हो ना तो तुम सीधा सीधा हमारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के साथ पंगा ले रहे हो। और तुम्हें पता है मैं ना डिमन क्लान से आती हूँ, तो इसको मारने का मतलब ये है कि तुमने ईस्टर्न डिवाइन किंगडम से भी पंगा लिया और हमारे डिमन क्लान से भी पंगा लिया और तुम ये करके पछताओगे। तो फिर भैया कहता है अच्छा तुम मुझे यहाँ पे दिख गई, तुझे पता है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, मैं तुझ जैसी एक मामूली सी डिमन से आखिरकार डरेगा कौन, जो तू इतने लोगों को मारती है ना, अब तेरा ही नंबर है, मैं तुझे भी मारने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है और तुमने ये जो बात कही है ना ये मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी, इसका एहसान मैं तुमसे कभी न कभी चुकवा कर ही रहूंगी, देख लेना तुम पछताओगे मुझसे इस तरह से एटीट्यूड में बात करने के लिए। वो जो कमांडर था वो इस लड़की से कह रहा था प्रोटेक्टर हमें बचा लीजिए, ये मुझे मारना चाह रहा था, आपको मुझे बचाना ही होगा। लेकिन वो लड़की कहती है मैंने क्या कहा था, अगर किसी ने भी मेरे प्लान में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसको कोई और क्या मारेगा, मैं ही मार दूंगी, तो तूने यहाँ पे मेरा प्लान खराब किया, मैंने क्या कहा था तुमसे इस सुनदाऊ जी से जाकर फाइट करने के लिए, अब तू बचेगा नहीं। और इतना कहने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कमांडर के ऊपर अटैक देकर मारती है, जिस वजह से वो कमांडर मर चुका था और उसकी सोल को वो एक क्रिस्टल में बदल कर अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो भैया से कहती है सुनदाऊ जी देखो मैं तो अभी जा रही हूँ लेकिन बाद में वापस जरूर आऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी ना
तो वो दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो फिर भैया कहता है तो फिर ठीक है, मुझे भी इंतजार रहेगा। मैं भी तो देखूं जितना तुम बातें कर लेती हो उतना तुमसे अटैक हो पाता है या फिर नहीं। और जितने भी तुम्हारे चेले हैं उनको ना उनकी औकात में रहने के लिए बोल दो। और अगर उन लोगों ने दोबारा से किसी भी मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की तो मैं दोबारा से उनके ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद भैया जो था वहाँ से शराबी के पास आता है। शराबी अचानक से भैया को कमरे में देखकर हैरान रह चुका था। भैया इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब उस शराबी को वहाँ पे एक टोकरी के अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती जो कि बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। भैया यहाँ पे उस शराबी को बताता है देखो ये जो बच्ची है ना इसके माता पिता को थोड़े टाइम पहले उसी शैतानों ने मिलकर मार दिया जो कि इंस्टर डिवाइन किंगडम से आए हुए थे और मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो इसी वजह से मैं इनके पेरेंट्स को नहीं बचा पा। तो अब ये बच्ची अनाथ हो चुकी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम इस बच्ची को संभालो, ये तो बहुत ही छोटी सी है, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो शराबी कहता है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। कितनी प्यारी बच्ची है। आखिर इतनी प्यारी बच्ची के ऊपर उन शैतानों को दया नहीं है। आखिर वो इंस्टेंट डिवाइन किंगडम वाले हमसे क्या चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ दिया जिस वजह से वो लोग हमें परेशान करने में लगे हुए हैं? वो लेकर क्यों नहीं जाते जो उनको चाहिए, जो चाहिए वो लेकर जाए। और यहाँ पे बाकियों को तो कम से कम सही सलामत रहने दे। और भैया को तो पता ही था कि इंस्टेंट डिवाइन किंगडम वालों को क्या चाहिए। उसको चाहिए था सिर्फ उसकी बहन। वो अपनी बहन को तो इस तरह से नहीं जाने देगा। तो वो शराबी सी कहता है जो उन लोगों को चाहिए ना वो बहुत ही कीमती चीज है, इसको तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि उन लोगों को उनकी औकात दिखा दूँ। वो लोग कल ही के दिन आएंगे भैया को ले जाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर वो शराबी कहता है तो हाँ फिर ठीक है, हम दोनों ने प्लान बना के रखा है ना कि कैसे उन बदमाशों को रोकना है प्रिंसेस भैया को ले जाने से। हम अपने प्लान के हिसाब से काम करेंगे। तो फिर भैया कहता है हाँ तो फिर ठीक, मेरे जवाब का इंतजार करना, जब मैं कहूँ तभी बीच में आना। इसके बाद भैया जो था वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद वो जो शराबी होता है वो उस बच्ची के साथ खेलने लग जाता है क्योंकि उसको वो बच्ची बहुत ही प्यारी लग रही थी कि उस बेचारी के साथ कितना बुरा हो गया। और दूसरी तरफ हम उसी प्रिंस को देखते हैं जो उस लड़की को यहाँ पे मालिश कर रहा और उससे कहता है क्या हमारे कमांडर को बचाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? वो था तो एक बहुत ही घटिया आदमी, लेकिन कभी न कभी थोड़ा बहुत काम आ ही जाता था। तो फिर वो लड़की कहती है तुम्हें पता है अगर भैया ने उस कमांडर को मार दिया होता ना तो वो बच ही नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से जानबूझकर मारा ताकि अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसे बाद में दोबारा से जिंदा कर सकती हूँ अपनी डीमन टेक्निक की मदद से। भैया यहाँ पर उस कमांडर को ना मार दे इसीलिए मैं उसके बीच में आई और मैंने अपनी पावर की मदद से उसके साथ ऐसा किया क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चलकर मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो फिर प्रिंस जो होता है वो कहता है ये जो सारी की सारी चीजें हमारे साथ हो रही है ना वो सब सुन दाऊ जी की वजह से हो रही है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस वो मेरे हाथ एक बार लग जाए मैं उसको ऐसा मारूंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है वो जो सुन दाऊ जी है वो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 9th लेवल पे ही है, वो हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, हम उसको मार सकते हैं, लेकिन खतरा तब हो जाएगा जब जो उसका सेक्ट है उसको इसकी खबर लगेगी तो वो हमारे प्लान के बीच में जरूर आ सकते हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखो। और जो हम रिचुअल करने वाले हैं ना वो रिचुअल पूरा हो जाता है तो हमारा इंस्टेंट डिवाइन किंगडम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो स्वर्ण सेक्ट भी हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम बड़े ही आराम से और प्यार से उस सुन दाऊ जी की जान ले लेंगे। हम उसको ऐसा मारेंगे कि एक इतिहास ही बन जाएगा कि आखिरकार हमसे टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। वो बिल्कुल बचने नहीं वाला है, वो बहुत ही बुरी मौत मरेगा। इसलिए अभी जो भी करना है उसे सोच समझ के करना और कोई भी हम गलत कदम नहीं उठा सकते वरना उसकी कीमत हमें बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ जाएगी और हमारा सालों का जो प्लान है वो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। वो जो यहाँ पे प्रिंस था वो यहाँ पे कहता है कि रिचुअल के लिए बुइयो की जरूरत पड़ेगी तो मैं कल सुबह घोड़ा गाड़ी लेकर जाऊंगा महल के दरवाजे पर। कल बुइयो आए या फिर ना आए ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कल घसीटते हुए उसको ले आऊंगा और कोई भी मुझे कल बुइयो को अपने साथ ले आने से नहीं रोक सकता। वो बातों ही बातों में यहाँ पे उस लड़की के साथ थोड़ा करीब होने की कोशिश करता है। पहले तो वो लड़की मना करती फिर उसके बाद उसको अपने पास बुला लेती जिस वजह से वो प्रिंस उसके ऊपर कूद के चला जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम बुइयो को देखते हैं जो बुइयो की दासी
थी वो उसके साथ बैठी होती है। उसकी जो दासी होती है एनी टाइम वो बुइया के ऊपर नजर रखा करती कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले वो आकर उस गड़बड़ी का मुकाबला करेगी। फिर उसके बाद वो बुइया से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा थक गई हो, तुम जाके सोती क्यों नहीं? देखो तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है नींद की वजह से, जाओ आराम कर, मैं यहाँ पे सेफ हूँ। तो फिर वो दासी कहती है नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रुकूंगी। फिर उसके बाद तभी वहाँ पे बुइया खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे बुइया आके पहुँच चुका था। तो वो उस दासी से कहता है अब तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको कुछ भी नहीं होगा, जाओ अब तुम आराम करो। तो फिर प्रिंसेस कहती है हाँ तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है इस सुन दाऊ जी के साथ। फिर ये सुनकर वो जो दासी थी वो यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन वो सुनना चाह रही थी कि आखिरकार इन दोनों के बीच बातें क्या हो रही है। फिर उसके बाद वो थोड़ी दूर चली जाती है। फिर वापस से वो झांक के देखने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन भैया ने उसके ऊपर अच्छे से नजर बना के रखा था। तो ये देखकर जब उस दासी को पता चलता है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो यहाँ से सीधा का सीधा चली जाती है और वो उन लोगों की बातें नहीं सुनती। और उसके जाने के बाद भैया जो था वो अपनी बहन से कहता है इसकी हरकत देख रही हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब तुम भी बचपन में थी ना तो तुम भी इसी तरह की हरकत किया करती थी, जो चीज तुम्हें ना करने के लिए कहा जाए तुम वही चीज सबसे छुप छुपा कर वही काम करने की कोशिश करती थी। कहाँ से ढूंढ लिया तुमने ऐसी लड़की को? वैसे मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सिर्फ लिख रही हो, वैसे भी तुम क्या लिख रही हो बताओगी? तो फिर बुइयो कहती है मैं ना प्लान अलग अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहला हमारा टारगेट है मिस्टर डिवाइन किंगडम के बंदे, उनकी वाट लगा देना। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा युआन हाउ और वो जो क्वीन है वो दोनों। तो मैं उन्हीं के लिए प्लान बना रही हूँ कि हम किस तरह युआन हाउ और वो जो क्वीन है उनकी वाट लगा सकते हैं, ताकि जो चीज हमारी है वो हमें वापस मिल जाए और हम यहाँ पे अपने फादर का बदला लेकर यहाँ पे राज करेंगे, जो कि इन लोगों ने उनके साथ किया था। तो फिर भैया कहता है इसके लिए प्लान बनाने की क्या जरूरत थी, ताकत ही सब कुछ होता है, हम सीधा का सीधा जाएंगे युआन हाउ और उस क्वीन का पार्ट लगा देंगे, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मेरे 2 हाथ काफी है उनके लिए। तो फिर भैया कहती है नहीं, हमें प्लान बनाना चाहिए, मैं बचपन से ना किसी भी चीज को करने के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तक चली जाती हूँ, ताकि कोई भी कसर ना रहे। तो इस बार हमें अच्छे प्लान के साथ चलना होगा, हम डायरेक्ट जाकर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। और बचपन में भी तुम इसी तरह की हरकत करते हुए कई बार फंस चुके हो, क्योंकि बिना सोचे समझे जो भी तुम्हें समझ में आया वो कदम तुम उठा लेते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें आखिरी बार मौका मिला है अपने दुश्मनों से मुकाबला करने का। अगर उन लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो हमारा सारा प्लान भी फेल हो सकता है। तो फिर मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, हम सब धीरे धीरे से करेंगे और अच्छे से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ही हमारा प्लान कामयाब होगा और फिर इस दुनिया से हमारे सारे दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। इसके बाद भैया यहाँ पे अपनी बहन को एक तालिस्मान भी देता है और उससे कहता है ये तालिस्मान इतना स्ट्रॉन्ग है ना, जो बंदा कंडेंसेशन रेलम पे है ना उसके अटैक को तुम यहाँ पे रोक सकती हो, ये मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ना जाने कब यहाँ पे कौन सा खतरा आ जाए जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता। तो फिर भैया कहती है जब तुम मुझे ये दे दोगे तो तुम अपनी सेफ्टी कैसे देखोगे, तो कहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर भैया कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी कल्टीवेशन है ना, बस थोड़े सा स्टेप बाकी अपना कंडेंसेशन रेलम ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो फिर तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो। तो फिर ये सुनकर भैया यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने मन में सोचने लग गई थी कि युआन हाउ ने उससे कहा था अगर मैं उसकी बातें नहीं मानती हूँ ना तो वो पूरे के पूरे हमारे गाँव वालों को खत्म कर देगा और वहाँ पे खून की दरिया बहा देगा। इतना उसने मुझे धमकाया है, सबका बदला लेने का टाइम करीब आ रहा है, मैं किसी भी दुश्मन को छोड़ूंगी नहीं और उनको उनकी औकात दिखा दूंगा, बर्दाश्त करना बहुत हो गया। इसके बाद भैया जो था वो अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करता ताकि वो अपना कंडेंसेशन ब्रेक थ्रू कर सके। वो जो लिंग लॉन्ग थी वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाती है तुमने तो आज काफी ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया और तुम ब्रेक थ्रू के कगार पे भी पहुँच चुके हो, तो फिर तुम आराम क्यों नहीं कर ले, एक ही टाइम पे इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू कौन ही करता है, मुझे तो लगता है कि तुम अपना कंडेंसेशन कुछ ही टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाओगे, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम अगर एक बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन कर लेते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा आगे के लेवल को रीच कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम तो मामूली से इंसान नॉर्मल लोगों की तरह ही तुम्हें कल्टीवेशन करनी है, मेरे जैसे कोई पेयरलेस जीनियस थोड़ी ना हो जो तुम एक ही बार के अंदर कई सारे लेवल ब्रेक थ्रू कर पाओगे। देखो मैं छोटी सी बच्ची जैसी लगती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत लेवल आगे हूँ और मेरे लेवल तक आने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भैया उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। वो कहता है टाइम लगेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना मैं एक टाइम पे तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होकर दिखाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे भागते हुए वो जो दासी थी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और वहाँ पे भैया को आकर एक लेटर देते हुए कहती है अनर्थ हो गया, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, आपको जल्दी से जाना होगा। ये सुनकर
भुइया भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था। और फिर भुइया जब वो लेटर देखता है तो उसको पता चलता है कुछ तो बुरा हुआ। फिर वो कहता है बहन मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे भुइया की बहन के साथ क्या हुआ था ये अभी हमें नहीं बताया जा। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि वो प्रिंस भुइया को जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ से ले जा रहा हो। तो अब ऐसा लगता है कि मिस्टर डिवाइन किंगडम अब नहीं बचने वाला है। भुइया अब किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया जो था उसको उसी कमांडर ने घेर लिया था अपने साथियों के साथ। लेकिन भुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कमांडर को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन गर्ल पहुँच जाती है, जो वहाँ पे पहुँचने के बाद भुइया से कहती है तुम हमारे इंस्टेंट डिवाइन किंगडम से पंगा ले रहे हो और ये करना तुम्हें बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन भुइया कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसको बुला के लेके आना उसको बुला के लेके आ जाओ, लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से अभी के लिए गुस्से में वहाँ से डीमन गर्ल जा चुकी थी, लेकिन वो बाद में जरूर आती भुइया को मारने के लिए। लेकिन तभी भुइया को पता चलता है वो जो इंस्टेंट डिवाइन किंगडम का प्रिंस है वो उसकी बहन को ले जा चुका है, जिस वजह से भुइया बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया जो थी वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बिल्कुल दुल्हन बन के जा रही होती है। और यहाँ पे जाने का फैसला भुइया के खुद का था। वो खुद भी कह रही होती है भुइया एकदम पहले ही बेवकूफ है, वो अभी भी वैसे ही नादान है जैसा कि वो बचपन में हुआ करता था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको किसी भी मुसीबत में डालूं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया है और दोबारा उसकी जान खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ इस प्रिंस के साथ। और जब ये मुझे शादी करके अपने घर पे लेके जाएगा कि तभी मैं आप उस 10,000 तालिस्मान का इस्तेमाल कर लूंगी जो कि भुइया ने मुझे दिया था। और जैसे ही मैं उसका इस्तेमाल करूंगी मैं तो खत्म हो जाऊंगी और मैं अपने साथ साथ इस प्रिंस को भी जान से मार दूंगी ताकि ये गलत तरीके से मुझे छू ना सके। यही मेरा प्लान है। मैं खुद को और प्रिंस को दोनों को एक साथ मार देना चाहती हूँ ताकि भुइया की जान बच जाए। बहुत ही बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी भुइया यहाँ पर। तभी बाहर शराबी अपने पूरे गाँव वालों को लेके पहुँच जाता है और वो कहता है अगर प्रिंसेस को यहाँ से एक कदम और भी दूर लेके जाओगे ना तो हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। हम यहाँ पे नहीं हटने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रिंसेस को ऐसे नहीं जाने देंगे। तो फिर ये सुनकर वो जो प्रिंस था और बाकी जितने भी बदमाश लोग थे वो लोग कहते हैं आखिरकार ये लोग यहाँ पे आकर हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। प्रिंस खुद जा रहा था उनको मारने के लिए। तो वो डीमन गर्ल कहती है नहीं, अपने हाथ इनको मार कर तुम गंदे मत करो। हमारे सिपाहियों को ही कहते हैं कि वो इनको मार दे और तब तक हम जाकर इस भुइया का रिचुअल पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद जितने वहाँ पे सिपाही थे उस डिवाइन किंगडम के वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहे थे उनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और उन्होंने सभी गाँव वालों के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। गाँव वाले अटैक करने की कोशिश तो करते लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वहाँ इतने खतरनाक सिपाही और गाँव वाले बिल्कुल मामूली लोग, जिस वजह से थोड़ी बहुत फाइट करने से गांव वालों की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। पर तभी वहाँ पे आता है भुइया का वही स्टिक और ये देखकर सभी लोग कहते हैं यहाँ पर सुंदाऊ जी आ चुका है जो हमें यहाँ पे बचाने के लिए आया हुआ है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ आया था भुइया का बंदर। तो बदमाश लोग यहाँ पे कहते हैं देखो यहाँ पे बस एक मामूली सा बंदर आया है तो इसको क्या लगता है कि हमें रोक लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो लोग यहाँ पर उस बंदर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बंदर यहाँ पे उस स्टिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ये तभी वो स्टिक खुद से ही सारे के सारे बदमाश लोगों को वाट लगाना शुरू कर देती है क्योंकि भुइया जा चुका था अपनी बहन को बचाने के लिए और उसने अपना स्टिक यहीं पे छोड़ दिया था बदमाशों से लड़ने के लिए। तो बदमाशों की वाट लगाने के बाद उसका स्टिक वापस उसी के पास चला जाता है। तो वहीं पे हम भुइया को देखते हैं जिसको बंदी बना के रख दिया गया था। तो फिर डीमन गर्ल कह रही होती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट इसको रिफाइन करते हैं, इसकी पावर डेस्टिनी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर भुइया को यहाँ पे समझ में आया था कि ये लोग शादी बस इस चीज के लिए कर रहे थे ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके। तो फिर भुइया कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ पे तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और वो तुरंत ही यहाँ पर अपना 10,000 तालिस्मान बाहर निकालती है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन डीमन गर्ल ये देख चुकी थी, वो तुरंत ही उसके हाथ से वो 10,000 तालिस्मान छीन लेती है
और वो कहती है, अरे वाह, प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था अपने साथ साथ हम सबको मारने का, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम लोग अंधे हैं, हमें ये तालिस्मान दिखाई नहीं देगा? तेरा प्लान तो यहाँ पे चौपट होने वाला है, तो तू यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जा। पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर उसके बाद तेरा लवर जो सुनदाव जी है ना, उसको भी मैं जान से मार दूंगी, फिर मैं तुम दोनों को एक साथ दफना दूंगी आस पास में। क्या मैं तेरे ऊपर एहसान कर रही हूँ ना? कि तभी पीछे से भुइया अपना स्टिक फेंकते हुए मारता है उस डीमन गर्ल के ऊपर, क्योंकि वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यहाँ पे पहुँच चुका था। और ये देखकर डीमन गर्ल और प्रिंस कहता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा प्लान यहाँ पे बिगाड़ने की? तू यहाँ पे अपनी मौत को दावत देने के लिए आया है, तो हम यहाँ पे अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे यहाँ पर पहले मारेंगे, उसके बाद हम पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर प्रिंस जो था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उसकी मदद से वो भुइया के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन भुइया तो एक ही अटैक में उसके फॉर्मेशन को उसके साथ साथ वहाँ से उड़ा के फेंक देता है। प्रिंस तो बड़ा ही डरपोक निकला, लेकिन वो जो डीमन गर्ल थी वो यहाँ पे कमजोर नहीं थी और वो यहाँ पे भुइया से कहती है, तुम तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ जैसे डीमन गर्ल से मुकाबला कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुमसे फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है अपने लवर को बचाने के लिए जो आए हो। और उन लोगों को लग रहा था कि वो और भुइया दोनों तो लवर हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि वो लोग भाई बहन है। तो फिर डीमन गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक भयंकर फॉर्मेशन बनाती है, जिसके अंदर से उसका एक पेट डीमन बाहर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा था। जो कि इतना भयंकर और खतरनाक दिखाई देने वाला उसी डीमन गर्ल का एक छोटा और मामूली सा पेट था। तो वो डीमन यहाँ पे भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो एक से बढ़ के एक अटैक भुइया के ऊपर कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे भुइया अपने यन और यंग एनर्जी को मर्ज करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर सके। फिर उसके बाद उसकी ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पे आ चुकी थी, जिसने उस डीमन के ऊपर अटैक देकर मारा, लेकिन डीमन ने उसकी ड्रैगन स्पिरिट को एक ही पंच में तोड़ दिया। मानना पड़ेगा ये जो डीमन है ये बहुत ही खतरनाक है और भुइया यहाँ पे उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीमन तो एकदम खतरनाक हो चुका था और वो अंधाधुन भुइया के ऊपर अटैक किए जा रहा था। भुइया उसके हर एक अटैक को रोकता, लेकिन उसकी हालत यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रही थी। तो फिर डीमन गर्ल यहाँ पे कहती है, तुझे पता है मैं जब 10 साल की थी तो मैंने किसी की पहली बार जान ली थी, लेकिन अब तक कि मैं यहाँ पर 3661 लोगों की जान ले चुकी हूँ और इसके बाद अगला नंबर तेरा है। और जितने लोगों को मैंने मारा है ना, सिर्फ चुन चुन कर अच्छे लोगों को मारा है, मैं बुरे लोगों को कभी नहीं मारती हूँ, तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो डीमन यहाँ पे मार मार कर भुइया की हालत खराब कर चुका था। तो भुइया यहाँ पे समझ जाता है कि मामूली अटैक से यहाँ पे और उसको अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मंकी किंग जैसा बन जाता है। और जैसे उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो पूरा का पूरा वहाँ पे मंकी किंग में बदल जाता है। वो एकदम खतरनाक नजर आ रहा था और हमें भी पता है कि मंकी किंग के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो भुइया यहाँ पे उस बीस्ट को घुमा घुमा कर वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है, बस एक ही बार के अंदर, जिस वजह से वो डीमन तो वहाँ से गायब भी हो चुका था। फिर ये देखकर वो जो डीमन गर्ल थी वो यहाँ पे कहती है, अरे वाह, तुम अभी कल्टीवेशन बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे हो, लेकिन तुम्हारे पास ट्रिक्स बहुत अच्छी है, जरा बताओगे इस तरह की टेक्निक आखिरकार तुमने कहाँ से सीखी? बड़ी लाजवाब थी, देख कर तो मजा ही आ गया, बड़े ही रैपचिक लग रहे हो। लेकिन मैं अब तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो मेरे सामने किस तरह से टिक पाएगा। तो वो यहाँ पे एक के बाद एक करते हुए भुइया के ऊपर अटैक देकर मारती है, लेकिन भुइया भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो अपनी स्टिक बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसकी मदद से डिवाइन स्ट्राइक देकर मारता है सीधा का सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर। डीमन गर्ल यहाँ पे अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है और उस फॉर्मेशन की मदद से उस अटैक को यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भुइया यहाँ पे अपनी पावर को और ही भयंकर तरीके से यहाँ पे बढ़ा चुका था। वो अपनी पावर को इतना ज्यादा तेज बढ़ा देता है कि उसका यहाँ सच में ब्रेक थ्रू हो चुका था और अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे पहुंच चुका है, जिस वजह से उसकी स्टिक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसे वो स्टिक यहाँ पर डीमन गर्ल के ऊपर लगी थी कि उसका फॉर्मेशन जाता है कि वो उसी स्टिक के नीचे दब कर मारी जाती है। डीमन गर्ल का यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। वो तो बहुत ही बोल रही थी, लेकिन ये तो बड़ी ही आसानी से मर गई। और उसके बाद भुइया अपनी बहन के पास आता है और
उसको बचा लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो उसी इंस्टर डिवाइन किंगडम के प्रिंस के पास आया था। वो प्रिंस यहाँ पे भैया से कहता है देखो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम अभी के अभी मुझे मार दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं बाद में आकर तुम्हारी जान जरूर लूंगा। तो भैया यहाँ पे जो था वो यहाँ पे कहता है पहले तुम मुझे ये बता कि आखिरकार तेरा प्लान क्या था, तू आखिरकार मेरी बहन के साथ शादी क्यों करना चाह रहा था। मुझे सारा का सारा प्लान अच्छे से जानना है और अगर मेरे मूड में आए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तो वो कहता है हमारा इंस्टेंट डिवाइन किंगडम जो है वो पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल उसकी पावर बहुत ही कम हो गई। हमारे इंस्टेंट डिवाइन किंगडम को पावर मिलती 7 डीमन जो कि रेड सी के अंदर रहते, लेकिन उनके खत्म होने के बाद हमारा इंस्टेंट डिवाइन किंगडम कमजोर हो गया। लेकिन हमारा एक एल्डर है जिन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर हम पावर ऑफ डेस्टिनी वाली लड़की को यहाँ पे लेकर आते हैं और उसको रिफाइन कर देते तो हम उन्हीं 7 डीमन को आजाद कर सकते हैं रेड सी के अंदर से। और अगर एक बार वो आजाद हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा मुकाबला करने वाला इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट कोई भी नहीं होगा। उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट हमारे इंस्टेंट डिवाइन किंगडम का राज हो, सबको हम धूल चटा देंगे, सबको हमारे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। यही हमारा प्लान था। हमने कई सारे सेट के बाहर ना करीब 2-2 लाख सिपाहियों को खड़ा कर दिया और जैसे ही हमारे 7 डीमन आजाद होते हैं और तुरंत ही हमारे सिपाही जाएंगे और इंसानों के सेट के कब्जा करना शुरू कर देंगे, सबको मार काट के खत्म कर देंगे। यही हमारा प्लान था। लेकिन तुमने हमारा सारा का सारा प्लान यहाँ पे बर्बाद कर दिया। हम पावर ऑफ डेस्टिनी इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने युआन हाउ और उसकी माँ को भी 10,000 फ्यूजन व्हील भी दिया है और हमने उनसे ये भी कहा था अगर हम यहाँ पे अपने सिपाहियों को यहाँ से हटाते हैं तो इसके बदले में हमें बुइयो चाहिए। तो वो लोग इस शर्त पे मान चुके थे, तो उनके सेक्ट को छोड़कर हम सबको बर्बाद कर देने वाले थे। लेकिन तुमने हमारा प्लान चौपट कर दिया। ये सुनकर बुइयो और उसकी बहन दोनों एकदम बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। आखिरकार इतना घटिया प्लान था इन लोगों का। अच्छा हुआ कि मैंने बुइयो को आकर यहाँ पे बचा ली, वरना इसके बदले में कितने लोगों की जान जाती इसकी कोई खबर नहीं थी। बुइयो यहाँ पे उस प्रिंस से कहता है देख मैं तुझको यहाँ पे जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त हो, जितने भी तुमने सिपाहियों को अलग अलग सेट के बाहर खड़ा करके रखा है सबको वापस ले जा, और अगर तू सबको वापस ले जाता है तो मैं तेरी जान यहाँ पे बख्शने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो प्रिंस कहता है ठीक है मैं सारे के सारे सिपाहियों को यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा प्लान वैसे भी पूरा नहीं, तो हम उन सिपाहियों को वहाँ पे रख के क्या करेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लग गया, लेकिन वो अपने मन के अंदर कह रहा था भैया मैंने कहा था ना अगर तू यहाँ पे मुझे जिंदा छोड़ेगा ना तो दूसरी बार मैं तुझे जान से मारने के लिए जरूर आऊंगा। और बेवकूफ मैं तेरी उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूँ, अब तू नहीं बचने वाला। तो फिर ये सुनकर भैया उसकी बात समझ चुका था। वो सीधा का सीधा एक अटैक दे के मारता, जिस वजह से उस प्रिंस की एक आंख फूट के निकल के बाहर आ चुकी थी, जिस वजह से वो प्रिंस दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि भैया तुमने ये क्या किया, मेरी आंखें तूने फोड़ दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर भैया कहता है अभी तो सिर्फ एक ही आंख फोड़ी है, और अगर तूने कुछ गलत प्लान बनाने की कोशिश की ना मैं तेरी दूसरी आंख को क्या मैं तेरे पूरे शरीर को फोड़ दूंगा। ये तो बस मेरी सिर्फ एक मामूली सी वार्निंग थी, तो उम्मीद है कि तू मेरी वार्निंग को यहाँ पे समझ गया होगा। क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना। फिर ये सुनकर जो प्रिंस था वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। तो फाइनली यहाँ पे भैया ने इतना बड़ा घटिया प्लान होने से रोका और अपने बहन की जान भी बचा ली। भैया ने यहाँ पे कमाल ही कर दिया। वो जो मंकी था वो तुरंत ही वहाँ से एक छोटी सी बैग जैसी चीज उठा लेता है। फिर वो जो डीमन गर्ल मरी थी जो कि उसके पास से निकल गया, और अब वो था क्या और इसके अंदर है क्या ये अभी हमें नहीं बताया जाता। और जैसे भैया और भैया दोनों गांव में वापस आते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग इनको देख बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे कि प्रिंसेस भुइयो आप बच गए, हमें लगा था कि हमने आपको खो दी, लेकिन आप सही सलामत वापस आ चुकी हैं, इससे हमें कितनी खुशी हो रही हम आपको नहीं बता सकते। फिर गाँव वाले सुनदाव जी से कहते हैं आपने उस डीमन गर्ल का क्या किया, आपको पता है कि वो डीमन गर्ल कहाँ गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो प्रिंसेस भुइयो जो थी वो यहाँ पे कहती है
है, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उस डीमन गर्ल को ना सुन दाऊ जी ने बुरी तरीके से मार दिया, वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती हमें परेशान करने के लिए, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, उसका खात्मा हो चुका है। तो इतना कहने के बाद वो जो भैया था यहाँ से जा चुका। तो फिर शराबी यहाँ पे कहने लग जाता है, और अगर कोई भी यहाँ पे आता है दोबारा हमारे इस गाँव में हमला करने के लिए, तो मैं इंचार्ज बनूंगा, उन सबकी फाट लगाने के लिए तैयार हूँ। बेचारा खुद तो कमजोर था, लेकिन हिम्मत बहुत ही बड़ी दिखा रहा। और दूसरी तरफ वो जो क्वीन होती है वो यहाँ पे कहने लग जाती है डीमन गर्ल मारी गई, और वो प्रिंस जो है डर के वहाँ से भाग गया। दोनों कितने ज्यादा डरपोक हो सकते हैं। सुन दाऊ जी ने तो बड़ा ही धमाल मचा दिया, मुझे सच में नहीं लगा था सुन दाऊ जी इतना कमाल का हो। वैसे चलो कोई बात नहीं, वो प्रिंस भाग भी गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो 10,000 फ्यूजन पिल दे के गया है ना, जो कि मेरे आगे चलकर बड़े ही काम आने वाली है। लेकिन सुन दाऊ जी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ है। तो फिर जुआन वहाँ पे आ जाता है, जो कि अपनी माँ से कहने लग गया, उस भुइयों ने ना कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, पता है ना हमारा सारा प्लान बर्बाद कर दी। इस सुन दाऊ जी और भुइयों का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कोई एकदम बौखलाया हुआ था, हर बार ये लोग मेरा प्लान बर्बाद करते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना आगे का प्लान कैसे बना पाऊंगा, और ना ही आगे में कोई प्लान बना पाऊंगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तो आप ही बताइए और मुझे कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो फिर क्वीन उससे कहती है अपने आप को संभालो, तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है क्या कुछ, शांत मन से काम कर, तभी जाकर किसी भी चीज का हल निकाला जा सकता है। जैन को देख रहे हो तुम कितना शांत खड़ा रहता है, जब शांत रहता है तभी दिमाग अच्छे से चलता है और अच्छे प्लान बना पाता है। और तुम बिल्कुल तो एक बोझ की तरह हो मुझ पर, तुम कभी कुछ काम करते हो, तुम्हारी वजह से ये सारी की सारी चीजें हुई है, चुपचाप बैठ जाओ, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से गाँव वाले इतने ज्यादा भड़के हुए थे, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। तो फिर जैन यहाँ पे दिमाग लगाते हुए एक प्लान बनाता है, और वो कहता है देखिए क्वीन, अगर गाँव वाले भड़के है ना तो उन्हें शांत कराने का एक ही रास्ता, हमें सुन दाऊ जी और भुइयों की शादी करवा देते, और उन दोनों के दोनों लोगों को गाँव वाले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और जब ये शादी हो जाएगी ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, वो हमसे भी प्यार करने लग जाएंगे कि हमने उन दोनों की शादी करवा दी, तो हमारे से सारा गुस्सा गाँव वालों का खत्म हो जाएगा। तो फिर क्वीन यहाँ पे युवान हाउस से कहती है देखा तुमने कितना अच्छा प्लान बताता है ये चैन, लेकिन तुम बिल्कुल धरती पे बोझ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, न जाने तुम कहां से मेरा सर खाने के लिए तुम यहाँ पे आ जाते हो। और ये सुनकर युवान हाउ के दिमाग में आग लग रही थी, माँ तुमने मुझे अपना वाला प्यार कभी दिया ही नहीं, ऐसा बर्ताव करती हो तुम, और तुम्हारा सौतेला बेटा तो हमेशा से तुम्हारे लिए चैन ही ज्यादा अहमियत रखता है तुम्हारे लिए, तुम तो मुझे बिल्कुल बोझ ही मानती हो, और आज तुमने मुझसे कह भी दी, तो इस वजह से मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हुई है उस सुन दाऊ जी और भुइयों की वजह से, अगर सुन दाऊ जी इस गाँव के अंदर नहीं आया होता तो आज यहाँ पे मेरी डर जो है वो यहाँ पे बरकरार है, लेकिन सब लोग मुझसे डरना खत्म कर दी, कोई मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। इसलिए सुन दाऊ जी प्रिंसेस देख लेना, तुम लोगों का अंत करीब आ रहा है, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वहाँ पे हाउ तियान आकर पहुँच जाता है, जो कि क्वीन से कह रहा था उस सुन दाऊ जी ने ना डीमन गर्ल को मार दिया, और साथ ही साथ उसने प्रिंस को भी भगा दिया, लेकिन मुझे तो उन 7 डीमन का डर लग रहा है जो कि रेड सी के अंदर रहते हैं, और अगर बाई चांस वो लोग बाहर निकल कर आ गए तो हमारी फाट लग जाएगी, वो लोग फिर किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो फिर क्वीन कहती है इतना घबराने की क्या जरूरत, हमने थोड़ी ना मारा डीमन गर्ल को, और उस प्रिंस उसको तो सुन दाऊ जी ने न मारा है, तो अगर वो 7 डीमन आ भी जाएंगे तो सबसे पहले सुन दाऊ जी के ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। ये सुनकर हाउ तियान कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें कुछ और अच्छा प्लान बनाना होगा। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।